हाँ जी, तो इंग्लिश 502 की ये फर्स्ट क्लास है। आई थिंक आपने इससे पहले नहीं ली। व्हाट इज़ लैंग्वेज? इंट्रोडक्शन है लैंग्वेज का। लिंग्विस्टिक्स इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज is used to express inner thoughts and emotions, make sense of complex and abstract thoughts. लैंग्वेज क्या है कि असल में जो चीज़ भी हम एक्सप्रेस कर दें, जिस चीज़ का हम इजहार कर दें, हमारे या तो हमारे दिलो दिमाग से निकल जाए, दूसरे इंसान तक कम्युनिकेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज। लाज़मी नहीं है कि जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसी को लैंग्वेज कहेंगे या फिर जो हम रिटन लिख रहे हैं उसी को लैंग्वेज कहेंगे। उसने कहा है कि कोई भी हमारी इमोशंस, थॉट्स वगैरह जो है वो सब किस ज़िम्मे में आती हैं? लैंग्वेज के। अब यहाँ तक तो लैंग्वेज को मतलब हम लैंग्वेज को एज़ अ उर्दू लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज दूसरी नेटिव लैंग्वेजेज़ में ले रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल में जाएँ तो सिंबल्स या एक्सप्रेशंस या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बस जो चीज़ एक्सप्रेस कर दे हमारी फीलिंग्स को या थॉट्स को, वो सब जो है वो लैंग्वेज में आ जाती हैं। Learn to communicate with others, fulfill our wants and needs, and to establish rules and maintain our culture. Language can be defined as verbal, physical, biologically innate, and a basic form of communication. जाहिर है कम्युनिकेशन की बेसिक फॉर्म सिर्फ इंग्लिश ही है, वो है लैंग्वेज ही है, चाहे वो मैनुअल हो, वर्बल हो, रिटन हो, किसी भी तरह से। द क्वेश्चन व्हाट इज लैंग्वेज इज इक्वल टू व्हाट इज लाइफ। वो कह रहा है कि अगर कोई ये क्वेश्चन करे कि लैंग्वेज क्या है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होगा कि जिंदगी क्या है। इट्स असल में लैंग्वेज ही जिंदगी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर देयर इज नो लाइफ। It is difficult to define the word language, especially when it has many alternate words in other languages. In French, two words are found from the word language, langage and langue, whereas in Italian, alternate words are linguaggio and lingua. Anyone in possess a language as such as English, Arabic, Urdu, it's a possessed language. One cannot possess a neutral language without possessing or using some particular natural language. लैंग्वेज के लिए अब इसने बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या-क्या वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। कहाँ फ्रेंच में 2 वर्ड्स का एक मजमुआ है, लैंग्वेज और लैंग को मिलकर क्या बना है? लैंग्वेज। द टर्म natural language is applied to a variety of other systems of communication, notation or calculation, about what there is a room for dispute, that is computer or mathematical language are different from human language. ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज या मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज से डिफरेंट है। यानी कि वो ह्यूमन लैंग्वेज तो हमारी नीड्स को पूरी करती है, यानी कि हमने जो हमारी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, हम उनको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो बाय नेचर मतलब नेचुरली हम एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो ह्यूमन लैंग्वेज कहलाती है। लेकिन ये अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेजेस की, तो वो हम खुद से जनरेट करते हैं, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट इसमें लैंग्वेज का प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। नॉन इंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होगा कि हमारे मतलब आइडियाज़ और इमोशंस को जो है वो विविड कर दें या दूसरों तक एक्सप्रेस कर दें। According to Sapir, language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of voluntarily produced symbols. किसी भी सिंबल से, किसी भी चीज़ से जो भी प्रोड्यूस हो जाए, सिर्फ़ हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, वो एक्सप्रेस हो जाएँ, तो उसको हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज। ये डेफिनेशन दी है सेपिर ने। दिस डेफिनेशन सफर्स फ्रॉम सेवरल डिफेक्ट्स, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि बहुत सारी डिफेक्ट्स हैं। हाउएवर ब्रॉडली व्हेन द टर्म आइडिया, इमोशन और डिजायर आर इंटरप्रेटेड, it seems clear that there is much that is communicated by language which is not covered by any of them, and idea is particular is inherently vague and imprecise. Emotion and desire are understandable, but idea needs to be precisely defined. अब जब सेपिर ने ये डेफिनेशन दिया है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं या फिर ये जो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बात और अगर हम इमोशन की या डिजायर की बात करें, तो उससे हम लैंग्वेज के थ्रू जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि आइडिया को किस तरह से लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। आइडिया वो कह रहा है कि इस ज़िम्मे में नहीं आता। देयर आर मेनी सिस्टम्स ऑफ वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज इन व्हिच सिंबल्स आर वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड, प्योरली ह्यूमन, denotes that only human beings possess language and their communication system is very different from that of animals.
अब यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, बाकी हर लैंग्वेज से जो है ह्यूमन लैंग्वेज डिफरेंट है और ये इसमें जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो पोसेस करती है बहुत सारी, यानी कि प्योरली ह्यूमन लैंग्वेज जो होगी उसके डिफरेंट से, मतलब हमारी लैंग्वेज जो है वो हमारे हमारे कुछ कायदे और कानून है, मतलब जिसे हम ग्रामर कहते हैं, लेकिन एनिमल्स की लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज ऐसे है कि डे बाय डे डेवलप होती है। जब ये हमें नहीं पता कि लैंग्वेज कब स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ नहीं, जब से दुनिया बनी है ज़ाहिर है लैंग्वेज तो है। लेकिन ये क्या हुआ कि डे बाय डे डेवलप होती गई। लेकिन एनिमल लैंग्वेज में, एनिमल्स की लैंग्वेज जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज आज भी वही है जो आज से 200 साल पहले थी। ठीक है? Animals also have communication system. For example, bees dance in which bees communicate each other. अब उनका लैंग्वेज का सिस्टम ये है, देखें बात को कम्युनिकेट करना ही असल में लैंग्वेज है। अब जो बीज हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, वो क्या करती हैं, जब उन्होंने अपनी बात को दूसरे लोगों तक एक्सप्रेस करना होता है, बाकी बीज तक, तो वो क्या करती हैं, डांस करती हैं। अब उनका डांस सिस्टम इस तरह का है कि अगर वो वो कहते हैं ना कि किस सिचुएशन में कर रही हैं या फिर सिर्फ वो आपस में समझ सकती हैं। एक दूसरे को समझ जाना, वो क्या हुआ, वो कम्युनिकेशन हो जाना उसका, वो एक लैंग्वेज हो गई। Birds also use certain cells to attract each other's attention or to convey where food can be found. देखिए अब बर्ड्स की लैंग्वेज जो है वो और तरह से है, बीज की लैंग्वेज और तरह से है। Aspect of this definition is non-instinctive, which means non-inherited. It means that language is not inherited by the parents to the children. If parents take their child to another country, he will learn the language of that country rather than the language of parents. अब यहाँ ये बात है कि हम जो लैंग्वेज है वो इनहेरिट नहीं करते, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं करते। लैंग्वेज जो है वो नेचुरल है, जहाँ इंसान पैदा होता है, जिस माहौल में रहता है, उसी वही लैंग्वेज सीख लेता है। आपने वो एग्जांपल पढ़ी होगी कि किसी ने इस बात पे सर्च करने के लिए कि क्या वाकई ये मतलब इनहेरेंट है, लैंग्वेज है, एक बच्चे को जंगल में छोड़ दिया ताकि देखें कि वहाँ अगर उसके साथ कोई भी बात करने वाला नहीं है, तो क्या वो कोई लैंग्वेज सीखेगा या नहीं सीखेगा। तो काफ़ी अरसे बाद जब वो उसे वहाँ से ले गए, तो वो जानवरों की या फिर बाकी एनिमल्स की लैंग्वेजेज़ जो है वो सीख चुका था, और जब भी वो ह्यूमन सोसाइटी में आया, तो वो ह्यूमन सोसाइटी की लैंग्वेज भी सीख चुका था। यानी कि इनहेरेंट नहीं होती ये नेचुरल है, जहाँ हम रहेंगे वही लैंग्वेज सीख जाएँगे। ठीक है? This definition discussed in this lesson encompasses language as a means of human communication. अब सबके की जो definition है उसमें ये तीन बातें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं कि a means of human communication, कि एक तो ये ह्यूमन कम्युनिकेशन का जो है वो सबसे बड़ा जो बेसिक मीन है वो ये है, a system of voluntarily produced symbols, या फिर ये एक सिस्टम है कि इंसान जो है किसी भी हालत में किसी भी तरह से अपनी नीड को एक्सप्रेस कर सकता है। अ नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सिस्टम है जिसमें किसी तरह की कोई ग्रामर ना भी हो, तब भी बस बात को कम्युनिकेट करना ही लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज अ सिंबल सिस्टम. A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. Language is a system of symbols and rules that enable us to communicate. The symbols used in a language can include speech sounds as well as writing symbols, while the rules include grammar, that is pronouns, tense, etc. Parsing and pragmatics. There is an arbitrary relationship between linguistic symbol and its referent. Language provides context for symbolic understanding. अब लैंग्वेज जो है वो क्या करती है कि सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है, यानी कि लैंग्वेज में और इसके रेफरेंट में, रेफरेंट कहते हैं कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बनता है उसको हम रेफरेंट कहेंगे। जो लफ्ज हम बोल रहे हैं, ठीक है, और उसका जो इमेज बनता है ज़हन में, उसको रेफरेंट कहते हैं। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है, ठीक है। आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप की समझ है आप सबको? अगर मैं वर्ड बोल रही हूँ लैपटॉप, तो हमारे ज़हन में ऑफ कोर्स लैपटॉप ही आएगा, वो चाहे एचपी का है या एप्पल का है या किसी भी तरह का है, लेकिन हमारा जो इमेज होगा वो एक लैपटॉप का ही होगा। अब लैपटॉप वर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें मतलब इसमें हमें कोई सिंबल या शेप तो नहीं बताई गई वर्ड लैपटॉप में, सिर्फ ये एक इसका आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप है कि जिस चीज़ को हम बोलते हैं, जो वर्ड हम बोलते हैं, उसका जो है
रेफरेंट हमारे ज़हन में आ जाता है, उसका जो है स्ट्रक्चर हमारे ज़हन में आ जाता है। समझ आ रही है? चलिए ठीक है। Every language has its own way of encoding and expressing human experience, and an entire way of thinking is lost each time in language becomes extinct. It is important to differentiate between language and communication. Communication is a process whereby there is an exchange of information between the sender and the receiver. This information can be transmitted through sound, song, gesture, tone, writing, painting, or language. लैंग्वेज इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो कह रहा है कि सबसे जो अगर हम लैंग्वेज में और कम्युनिकेशन में डिफरेंशिएट करें तो कम्युनिकेशन जो है वो बेसिक है। अगर हम किसी से कोई कम्युनिकेशन जो है वो मेन पार्ट है, लैंग्वेज जो है वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि हम अगर किसी से कोई बात करेंगे, कम्युनिकेट कुछ करेंगे तो हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। अगर हम किसी इंसान से कोई बात कम्युनिकेट हम दो इंसान आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चाहे रिटन फॉर्म में है, चाहे ओरल फॉर्म में है, कोई मैनुअल एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से किसी सिंबल से, तो वो जिस चीज़ से भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को, वो क्या कहलाएगी? वो असल में जो कम्युनिकेशन है उनकी थ्रू एनी सिंबल और एनी सॉन्ग और किसी भी तरह से, वो जो है वो लैंग्वेज होगी। कम्युनिकेशन जो है वो मेन फॉर्म है। अब बिहेवियरिस्टिक एक थ्योरी है, उनका व्यू लैंग्वेज के बारे में देखते हैं क्या है। लैंग्वेज इज द इंस्टीट्यूशन whereby human communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. अब ये जो बिहेवियरिस्टिक कहते हैं कि ये तो एक ज़रूरत है कि जिस तरह से मतलब दो लोग आपस में रह रहे हैं, तो वो इन हैबिचुअली यूज़ करेंगे लैंग्वेज को। अब यहाँ पे उन्होंने जो ऐड किया है, हाल की डेफिनेशन है, इन हिज ऐसे an essay on language introduced the terms institution and habitually used oral, arbitrary symbols. The most noteworthy in Hall's definition, however, is his use of term habitually used, and there are historical reasons for this. Linguistics is the psychology of language, was strongly influenced for about 30 years or so, especially in America, by the stimulus response theories of behavioristic. Within the theoretical framework of behaviorism, the term habit acquired a rather special sense which laid the foundation of the term habitually used. ठीक है, अब तकरीबन लिंग्विस्टिक्स जो है, लैंग्वेज तो जाहिर है इसका ओरिजिन किसी को नहीं पता या फिर इसके बारे में किसी को नहीं पता या इसकी हम कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दे सकते कि लैंग्वेज क्या है। एवरीथिंग, हर चीज जो कम्युनिकेट कर रही है वो लैंग्वेज के जिम्मे में आती है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स जो है ये एक बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है उसने जनरेट की है, न्यू थ्योरी जो है लिंग्विस्टिक्स के। लिंग्विस्टिक्स के थ्रू हमें पता चलता है, लिंग्विस्टिक्स लाजमी नहीं है ये सिर्फ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स हो, हर लैंग्वेज का कि इसका ओरिजिन क्या है या फिर किस तरह से बनती है, उसका फ्रेमवर्क क्या है। अब कहें कि अगर बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है, इन्होंने हाल की जो डेफिनेशन ऐड किया उसमें इसने कहा है कि ये एक हैबिट है। हैबिट हैबिचुअली यानी कि ज़रूरत ही होगी तो ही इंसान कोई कम्युनिकेट करेगा, तो ज़रूरत को एक्सप्रेस करना असल में जो है वो लैंग्वेज है। The term habit was used by reference of the bits of behavior that could be identified as predictable responses to particular stimuli. यहाँ बस हाल की डेफिनेशन जो है उसी को थोड़ा सा उन्होंने आगे डिफाइन किया हुआ है कि उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर व्यू ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर व्यू कौन सा है? अकॉर्डिंग टू चोम्स्की, चोम्स्की जो है वो इसे फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। Syntagmatic structure, a language is a set of finite or infinite sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. वो कह रहा है कि ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेंटेंसेस हैं, यानी कि सेट है जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस का है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोई मजीद एडिशन नहीं हो सकती, अगर हम उनमें एडिशन करेंगे तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर टूट जाएगा। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम डे बाय डे जो है वो उसमें एडिशन कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेंटेंसेस। All natural languages, both spoken and written, are languages in the sense of his definition. कहता है कि कोई भी लैंग्वेज है वो चाहे ओरल है या रिटन है, तो क्या है कि वो एक लैंग्वेज ही है डेफिनेशन के लिहाज से।
each language has a finite number of sounds and can create identically many distinct sentences. अब जैसे कि इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन उससे कितने वर्ड्स जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह उसके कहने का ये मतलब है कि हर लैंग्वेज के पास जो है कुछ महदूद नंबर जो हैं वो होते हैं साउंड्स के, और उसी से वो जो है लामहदूद साउंड जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, लामहदूद सेंटेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। इट इज़ द लिंग्विस्टिक्स जॉब टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेंस एंड नॉन सेंटेंस सीक्वेंस। कहता है कि ये लिंग्विस्टिक्स की ज़िम्मेदारी है कि वो डिफरेंशिएट कर दे कि कौन-सा लिंग्विस्टिक्स के लिहाज से एक सेंटेंस है और कौन-सा नॉन सेंटेंस है। क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि अगर हम उसमें कोई एडिशन कर देंगे तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की फिर उस सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहा जाता, वो एक नॉन सेंटेंस सीक्वेंसेस में आ जाता है। Chomsky believes that structural properties are complex, abstract, and highly specific, which must be known to a child prior to his experience of any natural language. In this regard, Chomsky's rationalist rather than empiristic. So, according to Chomsky, language is structure dependent and definition encompasses properly structure. LMS पर कोर्स सिलेक्शन की ऑप्शन है 29 तक, वैलिड डेट। इसका कोर्स आपने शायद फिर कोर्स नहीं अभी कोई सिलेक्ट किया होगा, आई डोंट नो। व्यू में अटेंडेंस सिस्टम आई थिंक नहीं है। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो इसमें आपका ही फायदा है, बाकी मैं सर से क्लियर करके आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ चॉम्स्की असल में उसका मेन जो बेसिक उसका पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिस लैंग्वेज का या जिस सेंटेंस का कह लें स्ट्रक्चर ठीक है, तो वो एक सेंटेंस के ज़िम्मे में आता है, अदरवाइज़ वो सेंटेंस नहीं रहता। इसी तरह यही जो उसका व्यू पॉइंट है वो अबाउट लैंग्वेजेज़ है, ऑल अबाउट लैंग्वेजेज़, सारी लैंग्वेजेज़ के बारे में। Miscellaneous definition of language. Language is the expression of ideas by means of which sounds are combined into words. और कहता है कि लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेस करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें जो साउंड्स हैं वो मिलकर वर्ड्स बना देती हैं, and words are compounded into sentences. Language is form of communication by means of which a system of symbols is principally transmitted by vocal sounds. लैंग्वेज इज अ ह्यूमन वोकल नॉइज। अब यहाँ पे कोई भी चीज वो कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेस हो या फिर वोकल नॉइज से, आपको पता है वोकल सिस्टम में अगर हम हर्ष की आवाज भी निकालेंगे तो वो भी लैंग्वेज के जिम्मे में आएगा, अगर ह की आवाज निकालेंगे तो वो भी लैंग्वेज में होगा। यूज सिस्टमेटिकली एंड कन्वेंशनली बाय अ कम्युनिटी फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह में या ग्रुप में जो ज़रूरत के तौर पर जो हम एक्सप्रेस करेंगे, जो कुछ भी है वो सारा कुछ होगा कम्युनिटी में। कन्वेंशनली तौर पे जो कुछ होगा वो सब किसमें किस ज़मरे में आएगा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन होगा। और पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए जो भी सिंबल्स यूज़ होंगे, जो भी वर्ड यूज़ होंगे या फिर जो भी आइडियाज़ वो मैनुअल है, ओरल है, रिटन है, वो सब किस ज़मरे में आ जाएंगे, लैंग्वेज के ज़मरे में। ठीक है, सम क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यासीन, आपका इश्यू मुझे नहीं पता कि क्या इश्यू है कि 29 तक वैलिड डाटा सिलेक्शन की। हो सकता है कोई मिससेलेनियस डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेजेस तक। A language consists of symbols that convey meaning plus rules for combining those symbols that can be used to generate an infinite variety of messages. Language is not an abstract construction of the learned or of dictionary makers, but is something arising out of the world, needs, ties, joys, affections, and tastes of long generations of humanity, and has its basis broad and low, क्लोज टू दी ग्राउंड। अब ये विटमैन ने ये डेफिनेशन दी है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो कुछ भी है, हमारी अफेक्शंस हैं, जॉयज हैं, उनको जो हम जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो सब लैंग्वेजेस बन जाती हैं। The above mentioned definitions
एनकम्पास द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रॉपर्टीज। लैंग्वेज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रही हैं, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी हैं। उनसे क्या पॉइंट्स निकलते हैं कि ये एक तो आर्बिट्रेरीनेस मैंने आपको बताया है वर्ड का, और उसके स्ट्रक्चर का जो रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मॉडिफाइएबिलिटी, लैंग्वेज जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और मॉडिफाइएबल होती है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जितने भी चाहे वर्ड्स जो हैं वो ऐड होते जाएं, और ये मॉडिफाई भी हो जाती है वक्त के साथ साथ, यानी कि फ्लेक्सिबल है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंजिंग ना हो, दिन ब दिन चेंजिंग हो सकती है। फ्रीडम फॉर स्टिमुलस कंट्रोल, यानी कि स्टिमुलस कंट्रोल भी है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर टूट रहा है तो हम वहां पे कुछ ना कुछ ऐड कर दें। स्ट्रक्चर डिपेंडेंस है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो हमने उसका कायम रखना होता है, उसी तरह रखना होता है। ठीक है, इतना आई थिंक आज का लेक्चर है। जहां से आपको समझ नहीं आई दोबारा से मुझसे पूछ लें, क्योंकि लेक्चर खत्म होने में अभी हैं 7 मिनट्स बाकी हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन था लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज होती क्या है। अब डिफरेंट थेरीज ने इसके बारे में अपने डिफरेंट व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। बिहेवियरिस्टिक ने अलग से, चॉम्स्की ने अलग से, इस तरह से हर चीज जो दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प आउट करती है, या फिर हमारे वो एक्सप्रेशंस हों या आइडियाज हों या सिंबल्स हों या कुछ भी, तो वो सब जो है वो लैंग्वेज में आ जाता है। हाँ जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कोई इतना, देखें इतना सा तो हमारा लेसन होता है ये 2-3 पेजेस का। इसको एक क्वेश्चन के तौर पर लें तो खुद ब खुद उन्होंने पहले ही पॉइंट्स बना के ही समझाया हुआ है, क्योंकि ये हैंडआउट्स हैं, बुक्स नहीं है। हैंडआउट्स में यही होता है कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया होता है। स्टार्ट में मैंने ऐसे किया था कि इसकी स्लाइड्स बना के शेयर करना स्टार्ट की, तो बड़ा टाइम टेकिंग का काम था स्लाइड्स बनाना अलग से, और इस तरह से सब कुछ क्लियर भी नहीं होता था। ठीक है, इस तरह से सारा लेसन पढ़ा जाता है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे माइंड में रह जाते हैं।